A very good morning to all of you. I welcome you back to my new channel that is Venus Law Classes. Last class में हमने डिस्कशन किया था PCMA पे. So that is the Prohibition of Child Marriage Act 2006. हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा उठाया था कि अगर आपका एक तरफ PCMA है जो कि एक सेक्युलर और स्पेशल लॉ है, डील करता है जिसका एम है टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस, और एक तरफ आपका पर्सनल लॉ है. पर्सनल लॉ एज इन अगर पार्टीज हिंदू हैं तो ये हिंदू मैरिज एक्ट होगा, अगर पार्टीज मुस्लिम्स हैं तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ होगा. सो अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो आप किस लॉ को प्रेवलेंस देंगे? इस पे मैंने बताया था आपको कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को देखते हैं, फॉर दैट मैटर अगर हम हाई कोर्ट की भी जजमेंट्स को देखते हैं, तो कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है जजमेंट में. कोई जजमेंट आपको कहती है इट इज़ द PCMA विच इज़ गोइंग टू प्रिवेल, कोई जजमेंट कहती है कि पर्सनल लॉ प्रिवेल कर जाएगा. सो इसी इनकंसिस्टेंसी को देखते हुए हम 2021 का बिल लेकर आए हैं जिसने जो एक ओवरराइडिंग इफेक्ट देना चाहता है PCMA को, जो कि हमारा एक स्पेशल लॉ है. इसी के साथ हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, एक्ट के प्रोविजंस पे चलेंगे. सेक्शन नंबर 1 हमारा इंपॉर्टेंट रहता है. इसमें से आप डेट ऑफ एनफोर्समेंट का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डेट ऑफ एनफोर्समेंट लॉ की क्या है. सो हमारे केस में इट इज़ 1 नवंबर 2007. दूसरी खास बात इस एक्ट की ये है कि आप सिटीजन होने चाहिए. इस बात से फर्क नहीं पड़ता वेदर यू आर विद इन और बियॉन्ड इंडिया, कि आप क्या इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता. आप पे एक्ट लागू हो जाएगा अगर आप सिटीजन हैं तो. सेक्शन नंबर 2 हमारा डेफिनेशंस का है. बहुत ही पेक्युलैरिटी है इस एक्ट की कि ये चाइल्ड को तो अलग से डिफाइन करता है और माइनर को अलग से डिफाइन करता है. यानी कि आप बोल सकते हो कि एक डिफरेंस क्रिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द एज ऑफ मैरिज, और जनरली जो एक एज होती है एज फॉर कंसेंट. सो अगर मैं एज ऑफ मैरिज की बात करूं तो ये एक्ट कहता है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ मैरिज एक चाइल्ड कहलाया जाएगा अगर वो फीमेल 18 साल से कम की हैं और अगर वो मेल हैं तो वो 21 साल से कम है. दैट इज 18 and 21 इज द एज फॉर मैरिज फॉर द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम. अब हम आगे चलते हैं. माइनॉरिटी, वो कहता है कि माइनर होगा एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, जिसमें हमें पता चलता है कि द पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी दैट इज 18 ईयर्स ऑफ एज, वो माइनर कहलाएगा. अब जब भी इस एक्ट में चाइल्ड वर्ड, माइनर वर्ड, जो भी वर्ड यूज होगा आपको अकॉर्डिंगली इसको कंस्ट्रू करना होगा. फिर आपको एक्ट बताता है सेक्शन नंबर 2B में कि चाइल्ड मैरिज क्या होगी. सो एक मैरिज में दो पार्टीज होती हैं, इट इज़ द ब्राइडग्रूम एंड द ब्राइड. तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ईदर पार्टी टू द मैरिज इट शुड बी अ चाइल्ड. ये नहीं रिक्वायरमेंट कि अगर सपोज करो ये फीमेल है, अगर ये 18 से कम है, लेट्स से शी इज ऑफ 16 ईयर्स ऑफ एज, और अगर मेल 25 के भी हैं, देन ऑल्सो इट इज अ चाइल्ड मैरिज. दोनों पार्टीज का माइनर होना, दोनों पार्टीज का चाइल्ड होना जरूरी नहीं है. ईदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इफ इट इज अ चाइल्ड देन इट इज अ चाइल्ड मैरिज. आई होप आपको समझ आया होगा. प्रोसीड करते हैं. हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्टेटस PCMA में और पर्सनल लॉ में चाइल्ड मैरिज का क्या स्टेटस है. मीनिंग देयर बाय क्या चाइल्ड मैरिज वॉइडेबल है, क्या चाइल्ड मैरिज वॉइड है, या चाइल्ड मैरिज वैलिड है. स्टार्ट करते हैं PCMA से. सेक्शन 3 बात करता है स्टेटस ऑफ चाइल्ड अंडर PCMA. सो ये कह देता है कि चाइल्ड की जो मैरिज है इट इज वॉइडेबल. किसके ऑप्शन पे? एट द ऑप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हु वॉज अ चाइल्ड एट द मैरिज. अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ 16 और 25 का, तो इट इज़ द फीमेल हु कैन गेट द डिक्री ऑफ एनलमेंट, जो करार दे सकती हैं इस मैरिज को कोर्ट जाकर वॉइडेबल.
सो जो पार्टी चाइल्ड होती है उस पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि आप डिक्री ऑफ एनलमेंट जाकर ले सकते हैं कोर्ट में। फिर आपको कितना समय दिया जाता है, व्हाट इज द टाइम पीरियड विद इन व्हाट यू कैन मूव टू द कोर्ट। तो ये कहता है कि द पिटीशन अंडर दिस सेक्शन में बी मेड एट एनी टाइम बट बिफोर द चाइल्ड फाइलिंग द पिटीशन कंप्लीट्स 2 years ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे भी दे आर यूजिंग द वर्ड चाइल्ड, माइनर नहीं किया, दे आर यूजिंग द वर्ड चाइल्ड। अगर फीमेल है तो इट इज़ 18 + 2 और अगर मेल है तो इट इज़ 21 + 2। अमेंडमेंट एक्ट में क्योंकि हम फीमेल्स की एज को भी 21 करने का एक सुझाव रखा जा रहा है ऐसा, तो फिर ये भी 23 हो जाएगी इंस्टेड ऑफ 20। तो यहाँ पर 20 years तक आप कर सकते हो और यहाँ पर 23 years तक मेल्स के केस में, और ये आपका फीमेल्स का केस है। आगे प्रोसीड करते हैं कि यानी कि हमें समझ आता है पीसीएमए के अकॉर्डिंग तो ये मैरिज वॉइडेबल है, बट इस मैरिज का क्या स्टेटस है एज पर द हिंदू लॉ, एज पर द मुस्लिम लॉ। सेक्शन 5 पे अगर मैं हिंदू मैरिज एक्ट के जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि एज ऑफ मैरिज 21 फॉर ब्राइड ग्रूम एंड 18 फॉर गर्ल्स दे रखी है, और ये ऑब्वियसली ये 1978 के अमेंडमेंट से पहले 18 ब्राइड ग्रूम के लिए थी और 15 ये ब्राइड के लिए होती थी। सो ये अमेंडमेंट किया गया है 1970 एक्ट के बाद। तो हमें एक कंडीशन पता चली, वैसे इसमें बहुत कंडीशंस हैं बट एक कंडीशन एज की भी है। सेक्शन 5 से हमें पता चला कि ये आपकी एज है, बट इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉन्सिक्वेंस इफ दिस इज अ चाइल्ड मैरिज। अगर सपोज करो गर्ल यहाँ पे सिर्फ 16 की ही थी तो क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। क्या हिंदू मैरिज एक्ट का कोई ऐसा प्रोविजन है जो इस बात को बताता है कि क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। एक सेक्शन हमारी नज़र में आता है दैट इज सेक्शन नंबर 18 जो कि पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है, पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करता है चाइल्ड मैरिजेस के लिए, जो कि हो सकता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years प्लस 1 लाख रुपीज़ फाइन, 1 लाख का फाइन हो सकता है। यानी हमें समझ आता है कि हिंदू मैरिज एक्ट में अगर चाइल्ड मैरिज होती है तो उसका इफेक्ट इलीगल है, क्योंकि इसके लिए हमें पनिशमेंट दिया है। तो इलीगल तो है, बट नेचर क्या है, क्या ये वॉइड है, क्या ये वॉइडेबल है, क्या ये वैलिड है, वो अभी भी हमें नहीं पता चला। तो चलते हैं वॉइड मैरिजेस के केसेस पे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन नंबर 11 बताता है कि किन केसेस में मैरिज वॉइड होगी। तो यहाँ पर अगर हम कंडीशंस देखें तो हमें 5(3) तो कहीं पर भी नहीं मिला जो हमारा एज सेट आउट कर रहा था। सो अगर हम पढ़ें सेक्शन 11 को तो हमें पता चलता है कि कौन सी मैरिजेस वॉइड हैं एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। सो इट इज बाइगेमस मैरिज, द मैरिजेस विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज और सापिंडास। यानी कि अगर आप चाइल्ड हो तो क्या वो मैरिज वॉइड है एज पर सेक्शन 11? द आंसर कम्स टू नो। तो फिर इस मैरिज का स्टेटस क्या हो सकता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, या तो हम इसको वॉइडेबल कहें या फिर हम इसको वैलिड कहें। चलते हैं सेक्शन नंबर 12 पर, जो कि बताता है वॉइडेबल कब होती है मैरिज। एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट शैल बी वॉइडेबल। फिर आपको कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं कि इन ग्राउंड्स पे मैरिज वॉइडेबल होगा। तो यहाँ लिखा है 12(1)(c) में that the consent of the petitioner or where the consent of the guardian in marriage of the petitioner was given by force of fraud। तो ये भी ऐसी सिचुएशंस को बात करता है कि जहाँ पर फोर्स या फिर फ्रॉड से कंसेंट ली गई। बट अगर सपोज करो कि यहाँ पर चाइल्ड मैरिज की भी बात करें और कंसेंट की भी बात करें तो कुछ भी नहीं दिया गया कि जब आप 18 से अबव हो या फिर कम भी हो और वहाँ पर फोर्स और फ्रॉड ना हो, फिर उस मैरिज को क्या मैं वॉइडेबल कह सकती हूँ। इफ देयर इज नो फोर्स और फ्रॉड तो वॉइडेबल हम नहीं कह सकते, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि फोर्स और फ्रॉड होना चाहिए। बट अगर ये नहीं है तो क्या मैं उसको वॉइडेबल कह सकती हूँ। आंसर कम्स टू नो, आंसर कम्स इन नेगेटिव। तो यानी कि मुझे पता चला एज पर हिंदू मैरिज एक्ट ये मैरिज वैलिड है।
तो इसलिए हमें बहुत इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है जुडिशियल ट्रेंड में, बिकॉज कोई एक्ट का प्रोविजन आपको कुछ कंफ्यूजन देता है और कुछ एक्ट का कॉन्सिक्वेंस आपको कुछ और बताया गया है। आगे चलते हैं। एक अगर आपने कभी सुना होगा ऑप्शन ऑफ लिबर्टी के बारे में, इस पे मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी एक। बट अगर हम देखें कि डाइवोर्स का ग्राउंड बता रखा है, अगर एक फीमेल अपना ऑप्शन ऑफ लिबर्टी को एक्सरसाइज करती है, मतलब कि अगर किसी फीमेल की शादी 15 साल से पहले हुई है और चाहे वो कॉन्जुमेट हुई हो या ना हुई हो, और अगर वो फीमेल उस मैरिज को रेपुडिएट करना चाहे तो वो एक डिग्री ऑफ डाइवोर्स से उस मैरिज को रेपुडिएट कर सकती हैं। और क्वेश्चन उठता है कब कर सकती हैं, व्हेन? तो आफ्टर अटेनिंग दैट एज बट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। मतलब 15 से 18 साल के बीच में आप इस मैरिज को रेपुडिएट कर सकते हो, यानी कि आप डाइवोर्स डिग्री ले सकती हैं एज अ फीमेल, क्योंकि 13(2) में जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं ये सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं हिंदू मैरिज एक्ट में। तो यानी कि एक तरफ तो आप पीसीएमए तो कहता है कि अगर आपकी मैरिज चाइल्ड मैरिज है तो आप वॉइडेबल करा लो, वॉइडेबल मतलब डिग्री ऑफ एनलमेंट ले लो। और यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि अगर आपकी मैरिज 15 साल से पहले हुई है तो आप डाइवोर्स डिग्री ले सकते हो। तो लॉ में बहुत अनॉमली है, लॉ में बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हमें इसको यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अमेंडमेंट बिल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलर अगर हम चले मुस्लिम पर्सनल लॉ पे, मुस्लिम पर्सनल लॉ कंडीशंस देता है मैरिज की, और वो कहता है कि एज ऑफ प्यूबर्टी इट इज़ द एज फॉर मैरिज, जो कि हमें 15 ईयर्स दिया गया है। तो यानी कि पार्टीज अगर 15 या फिर 15 साल से ऊपर की हैं तो वो एक वैलिड मैरिज में एंटर कर सकती हैं। तो यानी कि कंफ्यूजन निकल कर आता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग भी अगर आप 16, अगर आप माइनर भी हो पीसीएमए के अकॉर्डिंग, स्टिल आपकी मैरिज वैलिड है। सो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें समझ आता है कि लॉ में काफ़ी प्रॉब्लम है। ऐसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी आपको एक ऑप्शन ऑफ लिबर्टी मिलता है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट ये भी आपको एक डाइवोर्स का ग्राउंड देता है कि आप डाइवोर्स ले सकते हैं इस ग्राउंड पर कि आपकी जो मैरिज है वो 15 साल से पहले हुई थी, और अगर आपकी मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है, हिंदू लॉ में इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी मैरिज कॉन्ज्यूमेट हुई है या नहीं, बट मुस्लिम लॉ रिक्वायर करता है कि मैरिज 15 साल के बाद कॉन्ज्यूमेशन नहीं होना चाहिए, तो आप डाइवोर्स की डिग्री ले सकते हो। सो एक तरफ आपकी डिग्री है एनलमेंट की पीसीएमए में, और एक तरफ आपकी डिग्री है डाइवोर्स की। तो दो अलग अलग रेमेडीज प्रोवाइड कैसे कर सकते हो आप? सो दैट इज वाई देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन लॉ। और अगर हमारे पास अमेंडमेंट बिल आता है तो ये जो लॉ में हमने देखा इतनी इनकंसिस्टेंट अप्रोच है, सो शायद उससे कुछ हमें हेल्प मिल जाए। फॉर फर्दर वीडियोज स्टे ट्यून्ड। ऑप्शन ऑफ लिबर्टी पे हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लॉ को इन डिटेल में जानने के लिए बने रहें। सो थैंक यू सो मच, बाय।